लॉ स्टूडेंट्स, एक इम्पॉर्टेंट अपडेट। आईपीसी अब हिस्ट्री बन चुका है और उसकी जगह आया है भारतीय न्याय संहिता 2023। अगर आप चाहते हो अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को टॉप लेवल पर ले जाना तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं लेकर आया हूँ बीएनएस 2023 पार्ट 1 विद नोट्स एंड लैंडमार्क केस लॉस सिंप्लीफाइड वे में। अगर आपको बीएनएस के नोट्स चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स डिकोड द न्यू एरा ऑफ क्रिमिनल लॉ। सवाल सोचिए, अगर आज आपसे पूछा जाए कि इंडिया का क्रिमिनल लॉ किस एक्ट पर बेस्ड है तो आप क्या कहेंगे? आईपीसी 1860? नहीं, अब जमाना बदल गया है। अब हमारे देश में लागू हो चुका है भारतीय न्याय संहिता 2023। तो चलिए समझते हैं इस नए कानून के स्ट्रक्चर और इम्पोर्टेंस को। पॉइंट 1, भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस 2023 पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया था 2023 में। ये एक्ट रिप्लेस करता है पुरानी इंडियन पीनल कोड 1860 को, एक ऐसा लॉ जो ब्रिटिशर्स के टाइम से चला आ रहा था, लगभग 163 ईयर्स साल पुराना। सोच के देखिए, एक कॉलोनियल लॉ जो इंडिपेंडेंट इंडिया में अब तक चलता आ रहा था, अब फाइनली रिप्लेस हो गया है इंडियन मेड लॉ से। सेकंड पॉइंट हमें हमारा आता है, बीएनएस में क्रिमिनल लॉ के ऑलमोस्ट सारे एस्पेक्ट कवर किए गए हैं, जैसे कि ऑफेंसेस, पेनल्टीज और प्रोसीजरल प्रोविजंस। मतलब अगर कोई क्राइम होता है जैसे थेफ्ट, मर्डर, चीटिंग, तो उसका डेफिनेशन, पनिशमेंट और रिलेटेड प्रोसीजर सब कुछ यहाँ लिखा गया है। एग्जाम्पल के लिए, पहले सेक्शन 302 आईपीसी में मर्डर का पनिशमेंट डिफाइन था। अब उसी कॉन्सेप्ट को बीएनएस के नए सेक्शन 103 में डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट आता है पॉइंट 3, इस एक्ट का दूसरा नाम है इंडियन जस्टिस कोड। सिंपल वर्ड्स में ये नाम इस बात को एम्फसाइज करता है कि ये कानून जस्टिस ओरिएंटेड है, सिर्फ पनिशमेंट ओरिएंटेड नहीं। यानी फोकस अब सिर्फ क्राइम और पनिशमेंट पर नहीं, बल्कि जस्टिस और फेयरनेस पर भी है। पॉइंट 4 बताता है कि बीएनएस में टोटल 20 चैप्टर्स हैं और 358 सेक्शंस हैं। कंपेयर कीजिए पुराने आईपीसी में जिसमें 23 चैप्टर्स और 511 सेक्शन थे। यानी स्ट्रक्चर थोड़ा कंसाइज हुआ है और अननेसेसरी डुप्लीकेशन हटा दी गई है। पॉइंट 5 हमें बताता है कि ये एक सब्सटेंटिव लॉ है। इसका मतलब क्या हुआ? सब्सटेंटिव लॉ वो होता है जो ऑफेंसेस डिफाइन करता है और उनके पनिशमेंट बताता है। एग्जाम्पल के लिए, थेफ्ट क्या है और उसकी सजा क्या होगी, ये सब सब्सटेंटिव लॉ ही बताता है। प्रोसीजरल लॉ जैसे कि सीआरपीसी या बीएनएसएस बताता है कि इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल कैसे होगा। पॉइंट 6 बताता है कि ये एक्ट पार्लियामेंट ने 25 दिसंबर 2023 को इनेक्ट किया था, यानी क्रिसमस डे पर। एक सिंबॉलिक डे भी मानी जा सकती है, नए कानून के जन्म का दिन। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट 7, और ये भारतीय न्याय संहिता 2023 ऑफिशियली लागू हुआ था 1 जुलाई 2024 से। यानी 1 जुलाई के बाद जितने भी क्रिमिनल केसेस फाइल होंगे उन पे आईपीसी नहीं बल्कि बीएनएस अप्लाई होगा। सो बीएनएस एक नया और मॉडर्न क्रिमिनल कोड है जो इंडिया के लीगल सिस्टम को कॉलोनियल रूट से निकालकर इंडियन रियलिटीज के साथ अलाइन करता है, और यही इसके इंट्रोडक्शन का सबसे बड़ा एसेंस है। दोस्तों, अब देखते हैं हम कुछ मेजर इवेंट्स जब भारतीय न्याय संहिता को फ्रेम किया जा रहा था। सबसे पहले आता है हमारा 11 अगस्त 2023, जिस टाइम हमारे होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर अमित शाह जी ने भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया था। फिर 12 दिसंबर 2023 को विड्रॉ किया जाता है भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 को, और इंट्रोड्यूस किया जाता है सेकंड भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 को लोकसभा में। इसकी विड्रॉल की वजह थी पॉलिटिकल ऑब्जेक्शंस और ड्राफ्टिंग एरर्स। नेक्स्ट फिर 20 दिसंबर 2023 को पास किया जाता है भारतीय न्याय संहिता सेकंड बिल लोकसभा के अंदर, और 21 दिसंबर को यही बिल भारतीय न्याय संहिता सेकंड राज्यसभा में भी पास हो जाता है, और 25 दिसंबर को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया असेंट दे देते हैं भारतीय न्याय संहिता सेकंड बिल को। दोस्तों, लॉ के अंदर हर शब्द एक ब्लेड की तरह होता है। सही यूज हुआ तो न्याय देता है और गलत हुआ तो न्याय को चोट पहुंचाता है। आइए समझते हैं भारतीय न्याय संहिता के ऑब्जेक्ट और उसके क्रिटिकल फ्लॉज को। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट।
इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव है क्रिमिनल बिहेवियर को डिफाइन करना और उसके कॉन्सिक्वेंसेस बताना। मतलब किस एक्ट को ऑफेंस माना जाएगा और उसके लिए क्या पनिशमेंट होगी। जैसे थेफ्ट, मर्डर या चीटिंग, ये सब डिफाइंड ऑफेंसेस हैं और हर एक के लिए पनिशमेंट क्लियरली लिखी गई है। ये ऑब्जेक्ट इंडियन पीनल कोड जैसा ही है, बस मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में साइबर क्राइम और टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑफेंसेस को इंक्लूड किया गया है। अब देखते हैं क्रिटिसिज्म। जैसे कि हर कोड में रिफॉर्म होता है, वैसे ही बीएनएस पे भी कुछ वैलिड क्रिटिसिज्म आए हैं। सबसे पहला है मैरिटल रेप एक्सेप्शन। बीएनएस ने आईपीसी का पूरा एक्सेप्शन मेंटेन किया है। मतलब अगर हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ बिना कंसेंट के सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाए तो उसे रेप नहीं माना गया है। जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज जैसे यूके और कनाडा में मैरिशल रेप पनिशेबल है, लेकिन इंडिया में अभी ये एक्सेप्शन एग्जिस्ट करता है, इसलिए ये क्रिटिसिज्म बिल्कुल जस्टिफाइड है। सेकंड है आउटरीजिंग मॉडेस्टी वर्सेस सेक्सुअल असॉल्ट। एक्ट ने पुराना फेस आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ ए वुमन रखा है, जबकि मॉडर्न जेंडर न्यूट्रल टर्म सेक्सुअल असॉल्ट यूज करना चाहिए था। प्रॉब्लम ये है कि मॉडेस्टी एक सब्जेक्टिव कंसेप्ट है और सिर्फ वुमेन के लिए ही लिमिटेड है, जबकि लॉ सब जेंडर के लिए इक्वल प्रोटेक्शन देना चाहिए। थर्ड क्रिटिसिज्म है कि इनएडिक्वेट प्रोटेक्शन इन डिजिटल क्राइम्स। एक्ट ने नॉन कंसेंशुअल इंटीमेट इमेजरी जैसे कि मॉब फोटोज या रिवेंज पॉर्न के विक्टिम्स के लिए क्लियर प्रोटेक्शन नहीं दी है। अगर कोई एक्स पार्टनर बिना कंसेंट के प्राइवेट इमेजेस लीक करता है तो विक्टिम को स्ट्रॉन्ग लीगल रेमेडी मिलनी चाहिए, लेकिन बीएनएस इस पर साइलेंट है। नो प्रोविजन फॉर मेल और ट्रांसजेंडर रेप विक्टिम्स। एक्ट में रेप के ऑफेंडर सिर्फ फीमेल विक्टिम्स के लिए डिफाइन है। ये जेंडर बेस्ड अप्रोच है, जबकि मेल और ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल भी सेक्सुअल वायलेंस के विक्टिम हो सकते हैं। और नेक्स्ट क्रिटिसिज्म है एम्बिगुअस क्लॉजेज ऑन सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी। एक्ट में लिखा है कि अगर कोई सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया को एंडेंजर करता है तो वो ऑफेंस होगा, लेकिन ये वर्डिंग बहुत वेग है। जैसे कि अगर कोई सिटीजन गवर्नमेंट पॉलिसीज क्रिटिसाइज करे तो उसको भी इस क्लॉज के अंडर पनिश किया जा सकता है। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ जाता है। देखिए, लॉ का पर्पस है न्याय और बैलेंस, लेकिन जब लैंग्वेज एम्बिगुअस होती है तो मिसयूज का रिस्क बढ़ जाता है। भारतीय न्याय संहिता एक बोल्ड रिफॉर्म है, लेकिन अगर ये गैप्स फिल ना किए गए तो जस्टिस सिस्टम फिर से अनइक्वल हो सकता है। दोस्तों, अब हम समझते हैं कुछ लीगल मैक्सिम्स जो हमें बीएनएस पढ़ने से पहले हमेशा याद होने चाहिए। सबसे पहला मैक्सिम है हमारा ओबी ईडम रेशियो एबी ईडम जस। लाइक रीजन डॉट मेक लाइक लॉ। इसका मतलब है जहाँ रीजन सेम है वहाँ लॉ भी सेम होना चाहिए। मतलब अगर दो केसेस में सरकमस्टांसेस मिलते जुलते हैं तो उन दोनों पर एक ही रूल अप्लाई होगा। जैसे कि अगर एक केस में नेग्लिजेंस से इंजरी हुई है और कोर्ट ने डिफेंडेंट को लायबल माना, तो ऐसे ही दूसरे केस में भी जहां नेग्लिजेंस हो सेम डिसीजन होगा। लॉ प्रेसिडेंट पर नहीं, लॉ के रीजन पर टिका है और रीजन ही लॉ की लाइफ है। सेकंड मैक्सिम है हमारा सिसेंटे रेशने लेगिस सीसेट इप्सा लेक्स। Reason is the soul of law, and when the reason ceases, the law itself ceases। यानी अगर किसी कानून बनाने का रीजन ही खत्म हो गया तो वो लॉ भी अपनी वैलिडिटी खो देता है। जैसे कि अगर कोई पुराना लॉ था जिसमें बुलक कार्ट्स के ट्रैफिक कंट्रोल के रूल्स थे और आज उनका यूज ही नहीं रहा, तो उस लॉ का रीजन खत्म। मतलब लॉ भी प्रैक्टिकली काम करता है। कानून स्टैटिक नहीं होता, वो समय के साथ बदलता रहता है। थर्ड मैक्सिम है हमारा एक्टस नॉन फेसिट रियमनिस मैन सिट रिया। यानी एक्ट डज नॉट मेक अ मैन गिल्टी अनलेस हिज माइंड इज गिल्टी। यानी किसी क्राइम के लिए सिर्फ एक्ट नहीं बल्कि इंटेंशन भी जरूरी है। जैसे कि अगर किसी ने गलती से किसी का सामान उठा लिया बिना चोरी करने के इंटेंशन के,
तो वो थेफ्ट नहीं माना जाएगा क्योंकि मेंस रिया यानी कि गिल्टी माइंड नहीं था। फोर्थ मैक्सिम आता है हमारा एक्टस मी इन्वेंटो फैक्टस नॉन एस्ट मेंस एक्टस, यानी एन एक्ट डन अगेंस्ट माई विल इज नॉट माई एक्ट। यानी अगर कोई एक्ट फोर्सफुली या थ्रेट के अंदर किया गया है तो वो एक्ट लीगली मेरा नहीं माना जाएगा। जैसे कि किसी ने गन पॉइंट पर मुझे चेक साइन करने पे मजबूर किया तो वो वैलिड एग्रीमेंट नहीं होगा। और लास्ट मैक्सिम है हमारा नल्लम सिरमेन साइन लैगे नल्ला पोने साइन लैगे, यानी देयर इज नो क्राइम और पनिशमेंट एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ। यानी जब तक कोई एक्ट लॉ में क्राइम डिक्लेयर नहीं होता तब तक उसके लिए पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। अगर जैसे कि अगर कोई न्यू एक्ट कल से इलीगल होता है और किसी ने आज से पहले वो एक्ट किया तो उसे पनिश नहीं किया जा सकता क्योंकि उस समय वो लॉ था ही नहीं। लॉ सिर्फ एक लिखी हुई लाइन नहीं होता, वो रीजन जस्टिस और इंटेंशन का परफेक्ट बैलेंस है। जहां रीजन होता है वहीं कानून जीवित रहता है। भारतीय न्याय संहिता हमारा नया क्रिमिनल कोड है जो पुराने आईपीसी 1860 को रिप्लेस करता है। इसमें 20 चैप्टर डिवाइडेड है और हर चैप्टर एक पर्टिकुलर की तरह ऑफेंस को कवर करता है। सबसे पहले आता है हमारा चैप्टर 1 जिसमें कि सेक्शन 1 से लेकर 3 तक है। इसमें प्रिलिमिनरी के बारे में बताया गया है, यानी कि ये बताता है कि अगर कोई ऑफेंस भारत की टेरिटरी में हुआ तो उस पर बीएनएस लागू होगा या नहीं। सेकंड चैप्टर है हमारा सेक्शन 4 से 13 तक। इसमें पनिशमेंट्स के बारे में बताया गया है। यहाँ सजाओं के टाइप्स लिखे हैं जैसे इम्प्रिजनमेंट, फाइन, कन्फिस्केशन या डेथ पेनल्टी। थर्ड चैप्टर बताता है सेक्शन 14 टू 44। इसमें हमें जनरल एक्सेप्शंस दिए गए हैं, यानी कब किस एक्ट को ऑफेंस नहीं माना जाएगा। और अगर कोई पर्सन सेल्फ डिफेंस में किसी को हर्ट करता है तो वो पनिशेबल नहीं होता है। फिर आता है हमारा चैप्टर 4 सेक्शन 45 टू 62। इसमें अबेटमेंट, क्रिमिनल कंस्पिरेसी और अटेम्प्ट के बारे में बताया गया है। फिर चैप्टर 5 आता है जिसमें कि सेक्शन 63 टू 99 है। इसमें ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड के बारे में बताया गया है। फिर आता है हमारा चैप्टर 6 सेक्शन 100 टू 146। इसमें बताया गया है ऑफेंसेस अफेक्टिंग टू ह्यूमन बॉडी, यानी कि मर्डर, हर्ट, ग्रीवियस हर्ट और कल्पेबल होमिसाइड सब यहाँ एक्सप्लेन किए गए हैं। फिर आता है चैप्टर 7 सेक्शन 147 टू 158। इसमें ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट बताए गए हैं। और चैप्टर 8 हमारा आता है वन सेक्शन 159 टू 168। इसमें बताए गए हैं ऑफेंसेस जो कि आर्मी, नेवी और एयर फोर्स से रिलेटेड हैं। फिर आता है हमारा चैप्टर 9 सेक्शन 169 से 177 जिसमें कि ऑफेंस बताए गए हैं इलेक्शन से रिलेटेड। और हमारा आता है चैप्टर 10 जिसमें कि सेक्शन 178 से 188 है, जिसमें कि ऑफेंसेस हैं रिलेटेड टू कॉइन, करेंसी नोट्स, बैंक नोट्स और गवर्नमेंट स्टाम्प्स। फिर चैप्टर 11 आता है हमारा जो कि सेक्शन 189 टू 197 है। इसमें ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी बताया गया है। फिर आता है हमारा चैप्टर 12 जो कि सेक्शन 198 से 205 के बारे में है। इसमें ऑफेंसेस हैं जो कि पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड हैं, वो इसमें डिफाइन किए गए हैं। फिर आता है हमारा चैप्टर 13 जो कि सेक्शन 206 से 226 तक है। इसमें कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट बताया गया है। फिर आता है हमारा चैप्टर 14 जो कि सेक्शन 227 से 269 तक है। इसमें फॉल्स एविडेंस और ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस के बारे में बताया गया है। फिर आता है हमारा चैप्टर 15 जो कि सेक्शन 270 से 297 तक है। इसमें बताया गया है ऑफेंसेस अफेक्टिंग पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, कन्वीनियंस, डिसेंसी एंड मोरल्स। फिर हमारा आता है चैप्टर 16 जो कि 298 से 302 तक है। इसमें बताए गए हैं ऑफेंसेस जो कि रिलीजन से रिलेटेड है। और फिर हमारा चैप्टर आता है 17 जो कि सेक्शन 303 से 332 तक है। इसमें ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी बताया गया है। और सेक्शन 18 हमें बताता है
चैप्टर 18 हमें बताता है सेक्शन 335 से 350 तक, जिसमें कि ऑफेंसेस रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट्स और प्रॉपर्टी मार्क के बारे में बताया गया है। और चैप्टर 19 शुरू होता है हमारा सेक्शन 351 से 357 तक। इसमें क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इंसल्ट, अनोयंस और डिफेमेशन जैसे क्राइम बताए गए हैं। और लास्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर 20, जिसमें कि सेक्शन 358 है। इसमें रिपील और सेविंग्स के बारे में बताया गया है। दोस्तों, कानून समझना तभी आसान होता है जब आप उसके पहले सेक्शन को ध्यान से समझते हो, क्योंकि वही बताता है कि लॉ कब, कहाँ और किन पर लागू होता है। अब हम समझते हैं भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 1, जो पूरे एक्ट की फाउंडेशन है। सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। इसका मतलब है ये सेक्शन बताता है कि एक्ट का नाम क्या है, कब से लागू होगा और कब तक इसकी एप्लीकेबिलिटी है। सब सेक्शन 1, दिस एक्ट में बी कॉल्ड भारतीय न्याय संहिता 2023, यानी इस कानून का ऑफिशियल नाम है भारतीय न्याय संहिता 2023। जैसे कि पहले हम कहते थे इंडियन पीनल कोड 1860, अब हमें कहना होगा भारतीय न्याय संहिता 2023। सब सेक्शन 2, इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट। मतलब ये लॉ तुरंत लागू नहीं होता, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि किस दिन से ये लागू होगा और ये नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजेट में पब्लिश किया जाएगा। जैसे कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो कुछ प्रोविजन जनवरी में और कुछ जुलाई में लागू कर सकती है। सब सेक्शन 3, एवरी पर्सन शैल बी लाइबल टू पनिशमेंट अंडर दिस संहिता एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजंस thereof of which he shall be guilty within India। इसका मतलब सिंपल है, इंडिया के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर इस एक्ट के खिलाफ कोई एक्ट करता है या करने से छोड़ता है, जिसे हम ओमिशन कहते हैं, तो उसे इसी संहिता के तहत सजा मिलेगी। जैसे कि अगर कोई थेफ्ट करता है दिल्ली में, तो उसे पनिशमेंट मिलेगी भारतीय न्याय संहिता के तहत, ना कि किसी और फॉरेन लॉ के तहत। क्या एक फॉरेनर जो इंडिया के बाहर बैठकर क्राइम करता है उस पर इंडियन लॉ लागू होता है? ये सवाल सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 1 के क्लॉज 3 और आईपीसी के सेक्शन 2 ये सेम प्रोविजन के बारे में बात करते हैं। सिंपल शब्दों में कि every person shall be liable to punishment under this संहिता and not otherwise for every act or omission contrary to the provision thereof which he shall be guilty within India। सिंपल शब्दों में इसका मतलब है, जो भी व्यक्ति इंडिया के अंदर कोई क्राइम करता है, चाहे वो इंडियन हो या फॉरेनर, उस पर भारतीय न्याय संहिता के तहत सजा दी जाएगी। इसका कीवर्ड समझो, विद इन इंडिया, यानी अगर ऑफेंस इंडिया के टेरिटरी के अंदर होता है तो ये एक्ट अप्लाई करेगा। जैसे कि अगर कोई थेफ्ट, मर्डर या फ्रॉड मुंबई में होता है, तो चाहे वो नेपाल का या पाकिस्तान का व्यक्ति हो, उस पर न्यू लॉ लागू होगा। इसका लैंडमार्क जजमेंट है मुबारक अली अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1957। इस केस में एक पाकिस्तानी सिटीजन ने फ्रॉड मैसेजेस भेजकर बॉम्बे के बिजनेसमैन को राइस बेचने के नाम पर पैसे ले लिए, पर माल कभी भेजा ही नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर क्राइम के एलिमेंट्स इंडिया के अंदर परफॉर्म हुए हैं, जैसे कि फ्रॉडुलेंट मैसेज यहाँ रिसीव हुए और लॉस इंडिया में हुआ, तो इंडियन कोर्ट के पास टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन है। मतलब भले ही एक्यूज्ड इंडिया के बाहर हो, पर अगर ऑफेंस का इफेक्ट इंडिया में आता है तो उस पर इंडियन लॉ के तहत एक्शन होगा। वहां से एक क्लियर प्रिंसिपल निकलता है कि लॉ फॉलोज द ऑफेंस नॉट द नेशनैलिटी। यहाँ ऑफेंस का इम्पैक्ट होता है, वही ज्यूरिसडिक्शन अप्लाई होता है। तो सेक्शन 2 ऑफ आईपीसी और भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 1 ऑफ सब सेक्शन क्लॉज 3 सब लागू होता है जो इंडिया के अंदर क्राइम करे, और मुबारक अली अहमद केस ने इस प्रिंसिपल को मजबूत बनाया।
क्राइम इंडिया में फील हुआ तो कानून इंडिया का चलेगा। सोचो, एक इंडियन सिटीजन फॉरेन कंट्री में क्राइम करता है, क्या उस पर भारतीय कानून लागू होते हैं? चलो आज इसी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया के बारे में। सब सेक्शन 4 कहता है अगर कोई व्यक्ति इंडियन लॉ के हिसाब से इंडिया के बाहर कोई ऑफेंस करता है जिसके लिए उसे इंडिया में ट्रायल किया जा सकता है, तो उसके साथ वैसे ही व्यवहार किया जाएगा जैसे उसने वो एक्ट इंडिया इंडिया के अंदर किया हो। मतलब सिंपल है, टेरिटोरियल बाउंड्री से बाहर होने का मतलब ये नहीं कि कानून से बच गए। अगर इंडियन लॉ के तहत वो एक्ट पनिशेबल है, तो भारत के कोर्ट उस पर्सन पर जुरिस्डिक्शन रखते हैं। समझिए कि अगर एक इंडियन सिटीजन लंदन में बैठकर किसी कंपनी को चीट करता है, जैसे ऑनलाइन फ्रॉड या हैकिंग के थ्रू, तो उस पर भारतीय कानून यानी भारतीय न्याय संहिता के प्रोविजंस लागू होते हैं। क्यों? क्योंकि ऑफेंस का इफेक्ट इंडिया में हुआ है और वो इंडियन लॉ के अंडर पनिशेबल है। इसका कोरस्पॉन्डिंग प्रोविजन है ओल्ड आईपीसी का सेक्शन 3। पहले यही कॉन्सेप्ट आईपीसी 1860 के सेक्शन 3 में था। एनी पर्सन लाइबल बाय इंडियन लॉ टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया शैल बी डेल्ट विद एज इफ इट वाज कमिटेड विद इन इंडिया। यानी कंटिन्यूटी सेम है, सिर्फ ड्राफ्टिंग मॉडर्नाइज्ड है। इसका लैंडमार्क केस है कारी सिंह वर्सेस एम्परर 1912। इस केस में कारी सिंह ने एक पिटीशन में मिस्टर मैकपर्सन के खिलाफ फॉल्स और मैलिशियस एलिगेशंस लगाए, कहकर कि उन्होंने ट्रायल को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की। कोर्ट ने कहा ये स्टेटमेंट बैड फेथ में दिए गए हैं और जुडिशियल प्रिविलेज के अंडर प्रोटेक्टेड नहीं है, तो उनकी डिफेमेशन की कन्विक्शन सही थी। चाहे ऑफेंस भारत के अंदर हो या बाहर, अगर इंडियन लॉ के तहत ट्रायल पॉसिबल है, तो भारत के कानून उस व्यक्ति तक पहुंचते हैं। इससे कानून एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है, क्राइम हैज नो बॉर्डर्स व्हेन जस्टिस इज इंडियन। सोचो, एक इंडियन सिटीजन अमेरिका में बैठकर किसी इंडियन वेबसाइट को हैक करता है, क्या उस पर भारत के कानून लगते हैं? चलो आज समझते हैं सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 1 ऑफ बीएनएस, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस का कॉन्सेप्ट। सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 1 ऑफ भारतीय न्याय संहिता उन ऑफेंसेस पर भी अप्लाई होता है जो इंडिया के बाहर कमिट किए गए हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के साथ। क्लॉज ए, अगर कोई इंडियन सिटीजन दुनिया के किसी भी कोने में, चाहे वो इंडिया के बाहर ही क्यों ना हो, कोई ऐसा ऑफेंस करता है जो इंडिया में पनिशेबल होता, तो उससे इंडिया में ट्राई किया जा सकता है। जैसे कि एक इंडियन सिटीजन दुबई में मर्डर करता है, तो उसे भारत में पकड़कर ट्रायल किया जा सकता है जैसे उसने यहाँ मर्डर किया हो। क्लॉज बी, अगर कोई ऑफेंस शिप या एयरक्राफ्ट पर होता है जो इंडिया में रजिस्टर्ड है, तो चाहे वो शिप पैसिफिक ओशन में ही क्यों ना हो, वो एक्ट इंडिया के कानून के अंडर आता है। जैसे कि एक इंडियन एयरक्राफ्ट पर किसी ने थेफ्ट या असॉल्ट किया, तो वो इंडियन लॉ के तहत पनिशेबल होगा। क्लॉज सी, अगर कोई व्यक्ति फॉरेन कंट्री में बैठकर इंडिया के किसी कंप्यूटर रिसोर्स को टारगेट करता है, जैसे कि हैकिंग, फिशिंग या साइबर फ्रॉड, तो उस पर भी इंडियन लॉ लागू होता है। जैसे कि कोई फॉरेन हैकर दिल्ली के सर्वर को हैक करता है, तो उस पर भी भारतीय न्याय संहिता और आईटी एक्ट दोनों लगते हैं। अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो ऑफेंस का मतलब हर वो एक्ट है जो अगर इंडिया में होता तो पनिशेबल होता। मतलब टेरिटरी बदलने से कानून से छुटकारा नहीं मिलता। अब हमारा इलस्ट्रेशन आता है जिससे कि हम सेक्शन को ज्यादा आसानी से समझ पाएंगे। ए, एक इंडियन सिटीजन है, अमेरिका में जाके मर्डर करता है, तो जब वो इंडिया आएगा उसे यहाँ पर ट्रायल किया जा सकता है जैसे उसने इंडिया में ही मर्डर किया हो। इसका कॉरस्पॉन्डिंग प्रोविजन है आईपीसी का सेक्शन 4। उसमें भी यही बताया गया है, एक्सटेंशन ऑफ कोर्ट टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंस।
सिर्फ वर्डिंग वर्डिंग थोड़ी मॉडर्न बनाई गई है और कंप्यूटर रिसोर्स का कंसेप्ट ऐड हुआ है ताकि साइबर क्राइम्स कवर हो सके। यानी भारत का कानून सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है। अगर ऑफेंसेस का कनेक्शन भारत से है, तो कानून दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंच सकता है। दोस्तों, अगर एक इंडियन सिटीजन युगांडा में जाकर मर्डर करे, क्या उससे भारत में सजा मिल सकती है? चलो समझते हैं सब सेक्शन 5 का इलस्ट्रेशन और एक इम्पॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के साथ। इलस्ट्रेशन कहता है ए, जो एक इंडियन सिटीजन है युगांडा में मर्डर करता है। अब युगांडा इंडिया के बाहर है, लेकिन ए भारत का नागरिक है, तो वो इस संहिता के तहत भारत में ट्राई और पनिश किया जा सकता है। जैसे कि अगर आप भारत के सिटीजन हो, तो आप भारत के कानून से बच नहीं सकते, चाहे आप किसी भी देश में ऑफेंस करो, आपको इंडिया में पकड़कर ट्रायल किया जा सकता है जहां भी आप मिले। मान लीजिए एक इंडियन सिटीजन कनाडा में अपनी कंपनी के फंड्स का फ्रॉड करता है। जब वो भारत आता है, तो इंडियन अथॉरिटीज उसके खिलाफ केस चला सकती हैं अगर वो ऑफेंस इंडिया में पनिशेबल होता। अब लैंडमार्क जजमेंट आता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस राम नरेन 1954। इस केस में राम नरेन ने 802 कॉटन बेल्स चुरा लिए सेंट्रल बैंक के गोडाउन से, जो तब पाकिस्तान में था। बाद में वो इंडिया में आ गया और उस पर थेफ्ट का केस चला। उसने कहा, मैंने जब ये ऑफेंस किया था तब मैं पाकिस्तानी सिटीजन था, इंडियन नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, भारत के कोर्ट्स का जुरिस्डिक्शन तभी होता है जब ऑफेंस इंडिया के अंदर हुआ हो या ऑफेंडर ऑफेंस के समय इंडियन सिटीजन हो। क्योंकि राम नरेन ऑफेंस के टाइम पाकिस्तानी सिटीजन था और ऑफेंस पाकिस्तान में हुआ था, तो इंडियन कोर्ट्स ने उस पर ज्यूरिसडिक्शन नहीं रखे थे, इसलिए उसका ट्रायल भारत में नहीं हो सकता था। सोचो, अगर एक इंडियन सोल्जर अपनी ड्यूटी छोड़कर भाग जाए, क्या उसके लिए भारतीय न्याय संहिता लगेगी? चलो समझते हैं सब सेक्शन 6 के थ्रू, जहां लॉ खुद अपनी सीमा बताता है। सब सेक्शन 6 कहता है, नथिंग इन दिस संहिता shall affect the provision of any act for punishing mutiny and desertion of officers, soldiers, sailors और airmen। मतलब अगर कोई मिलिट्री पर्सनल, चाहे वो सोल्जर हो, सेलर हो या एयरमैन, अपनी ड्यूटी से भागता है या म्यूटिनी करता है, तो उस पर भारतीय न्याय संहिता नहीं, बल्कि उनके लिए अलग स्पेशल एक्ट्स लगेंगे। मान लीजिए कि एक आर्मी जवान अपनी पोस्टिंग से भाग जाता है, तो उस पर आर्मी एक्ट 1950 लगेगा, ना कि बीएनएस के प्रोविजन। इसी तरह नेवी और एयरफोर्स के लिए भी उनके अपने एक्ट्स हैं, जैसे नेवी एक्ट और एयरफोर्स एक्ट। और सब सेक्शन 6 ये भी कहता है, और द प्रोविजंस ऑफ एनी स्पेशल और लोकल लॉ, यानी अगर किसी एरिया या सब्जेक्ट पर ऑलरेडी कोई स्पेशल या लोकल लॉ बना हुआ है, तो बीएनएस उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट एक स्पेशल लॉ है, जो अगर कोई सरकारी ऑफिसर ब्राइब लेता है, तो उस पर बीएनएस के जनरल सेक्शन नहीं, बल्कि करप्शन एक्ट के सेक्शन लगेंगे। तो सबसेक्शन 6 बेसिकली ये बताता है कि बीएनएस उन जगहों पर लागू नहीं होता जहां मिलिट्री लॉज ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं या स्पेशल और लोकल लॉ किसी मैटर को कवर करते हैं। अब जुरिस्डिक्शन के कंटेक्स्ट समझते हैं। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, अगर कोई ऑफेंस इंडिया के अंदर होता है, तो बीएनएस लगेगा, जैसे मर्डर, थेफ्ट, फ्रॉड। और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में अगर कोई इंडियन सिटीजन इंडिया के बाहर ऑफेंस करता है
या किसी इंडियन शिप एयरक्राफ्ट पर क्राइम होता है या कोई फॉरेन पर्सन इंडिया के कंप्यूटर सिस्टम पर साइबर अटैक करता है तो भी बीएनएस लगेगा। यानी बीएनएस एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ है, लेकिन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और स्पेशल लोकल लॉ के एरिया में इंटरफेयर नहीं करता। तो सबसेक्शन 6 एक बाउंड्री लाइन ड्रॉ करता है। ये कहता है मैं सब पर लागू हूँ, पर जहाँ पहले से स्पेशल कानून है वहां मैं नहीं बोलता। तो दोस्तों, भारतीय न्याय संहिता 2023 सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि नए भारत का दृष्टिकोण है। ये पुराने आईपीसी को मॉडर्न जमाने के हिसाब से अपडेट करता है, ताकि कानून और न्याय दोनों फास्ट और फेयर और डिजिटल एज के कंपैटिबल हो। अब कानून सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं बल्कि हर नागरिक तक पहुंचने वाला न्याय बन गया है। यह है भारतीय न्याय संहिता, एक नया कानूनी युग। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।